तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर का क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत यानी कि मैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। गाइज, इसी चैनल पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12 पूरी कराने वाला हूँ कंप्लीट, और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को एज इट इज़ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइज, इस चैप्टर की पीडीएफ भी आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। गाइज, ये एनसीईआरटी का एक डिटेल्ड कोर्स होने वाला है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 इतनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ जितनी शायद ही आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से होती है हमारे चैप्टर की शुरुआत, लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारी यूपीएससी सीएससी के 2018 के जीएस मेंस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। ये 2018 के जीएस मेंस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इसका आंसर आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ से होती है हमारे चैप्टर की शुरुआत। कैसे पता लगाएं आज से 100 साल पहले क्या हुआ था? तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ था ये जानने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो सबसे अच्छा माध्यम है स्रोत। स्रोत क्या होते हैं? स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। पुरातात्विक स्रोत जिसमें आता है अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विधा, मुद्रा शास्त्र, स्मारक तथा साहित्यिक स्रोत। और दूसरा आता है स्वदेशी यानी भारतीय में क्या आते हैं? प्राथमिक में द्वितीय स्रोत, कविता, विज्ञान, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य और धार्मिक साहित्य। और तीसरा स्रोत क्या है हमारा? विदेशी वर्णन, जैसे यूनानी लेखकों का वर्णन, चीनी लेखकों का वर्णन एवं अरब लेखकों का वर्णन। तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ था ये जानने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? स्रोत। तो आपके समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, आखेटक किसे कहते हैं? शिकारी को। तो हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों तथा पुरोहितों और शिल्पकारों तथा संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। तो ये सब हम हमारे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन है जो आपके पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से मिलते हैं? तो इसका आंसर है लोथल, और ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये हमारा पीटी का क्वेश्चन था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा लोग कहाँ रहते थे। तो ये जानने के लिए मानचित्र 1 कहाँ है ये मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये यहाँ पर है। तो ये आप लोग नर्मदा नदी मैप में देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर यहाँ पर ये हमारी नर्मदा नदी है, और ये कहाँ पर गिरती है यानी कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? ये बनाती है
अरब सागर में। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की रेंज के बीच से। तो आओ इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो आगे क्या है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक किसे कहते हैं? तो संग्राहक कहते हैं जो आसपास के जंगलों से भोजन इकट्ठा करते हैं, यानी भोजन का संग्रह करते हैं। तो ये लोग आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है, यानी इस समय के लोगों को खेती का ज्ञान नहीं था। वे जंगलों से ही अपना भोजन इकट्ठा करते थे। वे जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सेवन करते थे और उनका यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट किसे कहते हैं? आखेट यानी शिकार, यानी वे आखेटक थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो ये था हमारा लोग कहाँ रहते थे, आरंभिक मानव कहाँ रहता था? तो वो रहता था नर्मदा नदी के किनारे पर, जो कहाँ स्थित है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की रेंज से बीच में से निकलती है, उसी नदी के तट पर ये लोग रहते थे। इसके बाद आता है हमारा, अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये यहाँ पर है। तो ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और ये यहाँ पर किरथर की पहाड़ियाँ हैं। ये वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में भारत में नहीं है, ये है पाकिस्तान में। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में क्या बताया गया है? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे, यानी इससे आपको क्या पता चलता है, ये कोई नगरीय व्यवस्था नहीं थी। आरंभिक मानव गांवों में रहते थे और पहली फसल गेहूं और जौ की थी, जो कितने वर्ष पहले उपजाई गई थी? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। तो हमारी पहली फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। और ये कौन कौन से जानवर पालते थे? तो ये जानवर पालते थे भेड़ बकरी तथा गाय बैल, यानी इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना आरंभ कर दिया था, जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास रहते थे। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है मेहरगढ़। जैसा कि इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस क्षेत्र को मेहरगढ़ कहा जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। विंध्य मैंने आप लोगों को बता दिया है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये गारो की पहाड़ियाँ हैं। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर ये गारो की पहाड़ियाँ हैं और ये विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है, ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में कहाँ? तो वो स्थान थे यहाँ पर। और ये स्थान कौन सा है? तो इसको बोलते हैं कोल्डिवा, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो स्थान कौन सा है? तो वो है कोल्डिवा, जो विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है। इसके अंदर किरथर, सुलेमान, गारो, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी और इन सभी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा, ये आपकी मैपिंग में काम आएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप धीरे धीरे मैपिंग करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो मेहरगढ़ और कोल्डिवा के बाद हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट आता है हमारा मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं? तो ये भी मैं आप लोगों को पहले मैप में दिखा देता हूँ,
फिर इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये हमारा है सिंधु नदी तंत्र। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्र में है। ये है सिंधु नदी तंत्र। ये 5 नदियों का समूह है। ये 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ पंजाब में है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जो पंजाब और ये पाकिस्तान में भी होकर बहती है। ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बहती है और यही हमारा सिंधु नदी तंत्र है। इसके बारे में आगे जान लेते हैं। चलिए, तो इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो उसमें मिल जाती हैं, इन्हीं को सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ? वो हुआ सिंधु नदी के किनारे। और कितने वर्ष पूर्व? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों यानी समुद्र के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी सबसे पहले नगर कहाँ बसे थे? सबसे पहले नगर था सिंधु नदी के किनारे, और वो कितने वर्ष पूर्व था? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ और ये हमारी पहली नगरीय व्यवस्था थी। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया तथा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो मगध कहाँ पर है? तो मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये है हमारी गंगा और ये उसकी नदी है सहायक नदी सोन, और इसके उत्तर में यहाँ पर मगध राज्य था जो वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मगध महाजनपदों में श्रेष्ठ क्यों था? ये क्वेश्चन आपकी पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? मगध महाजनपदों में श्रेष्ठ कैसे बना? तो इसका आंसर है यह गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के कारण एक जल दुर्ग की स्थिति में था। यानी गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के कारण ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था और इस पर आक्रमणकारी यानी दुश्मन जल्दी से अटैक नहीं कर सकते थे, इसलिए ये महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ था। इसके बाद मगध के बाद आता है हमारा देश का नाम कैसे पड़ा, यानी भारत का नाम कैसे पड़ा। तो ये जानने के लिए आगे आइए देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो एटलस तो हमारे पास है नहीं, तो मैं आप लोगों को मैप में ही दिखा दूं। तो ईरान और यूनान ये यहाँ पर हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये यहाँ पर इधर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर तो नहीं है लेकिन इसी साइड में है ईरान और यूनान। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। यानी हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? ये पड़ा ईरानियों और यूनानियों ने हिंदू को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और इसी तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। और भारत कैसे पड़ा? तो भारत इसके उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के समूह के लिए किया जाता था और बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। इस तरह हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि हम अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें और उनको पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, और पांडुलिपि का अर्थ ही है हाथ से लिखा हुआ, और इसका अंग्रेजी में
पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। यानी मैंने आप लोगों को बताया पांडुलिपि का अर्थ ही है हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी किस पर लिखी जाती थी? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए हुए भोजपत्र पर। तो ये आप लोग पांडुलिपि देख सकते हैं। इनकी भाषा बहुत कठिन होती है, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और ये कुछ ऐसी दिखती हैं। तो ये इधर एक पॉइंट है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो। ये भुर्ज पेड़ से बनी हुई एक पांडुलिपि है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्हें ही कहते हैं पांडुलिपि। अगर आपके पांडुलिपि समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पांडुलिपि के बाद आता है हमारा इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि ये लकड़ी से बनी हुई होती हैं तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिले हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी उस समय आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और इन पांडुलिपियों से हमें क्या पता चलता है? तो हमें पता चलता है उस समय की धार्मिक व्यवस्था, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके बाद आता है पांडुलिपि के बाद आता है हमारा अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह यानी पत्थर के टुकड़ों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया है। यानी राजाओं के अलावा अन्य लोग भी कुछ हुआ करते थे जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया करते थे अपने कार्यों का विवरण रखने के लिए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी ये जो प्राचीन काल में राजा वगैरह होते थे, ये जो भी लड़ाइयाँ करते थे उनका लेखा इस कोई भी अभिलेख पर उत्कीर्ण करवा दिया करते थे और उनसे ही हमें उस समय की लड़ाइयों के बारे में और उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये था हमारा अभिलेख। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार में स्थित है। ये अभिलेख कौन सा? तो ये अभिलेख जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों में लिखा हुआ है। यानी इसकी लिपि क्या है? यूनानी तथा अरामेइक। तो अभिलेख के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है तिथियों का मतलब। तिथियों का क्या मतलब है? वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी हम जो तिथियों की गणना करते हैं ये कब से शुरू हुई? ये हुई ईसाई धर्म प्रवर्तक यानी ईसा मसीह के जन्म से। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। यानी अगर हम कहें आज 2001 है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म के 2001 वर्ष बाद। यानी 2001 कब होगा? ईसा मसीह के जन्म के 2001 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी जब से ये गणना शुरू नहीं हुई थी
उससे पहले की तिथियों को हम कैसे जानेंगे? तो उसको हम कहेंगे ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये तो कुछ खास नहीं है। ये हमारा एक नोट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है और इसे ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नाम 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से, यानी जो ईसा मसीह का जन्म का वर्ष था उसको हम एडी लिखते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, यानी सीई का क्या मतलब है? कॉमन एरा, तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयुक्त होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, यानी पहले ये विदेशों में ही मान्य था, लेकिन भारत में इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ? 200 वर्ष पूर्व। पहले हम अपने तरीके से तिथियों की गणना किया करते थे, लेकिन बाद में भारत में 200 वर्ष पूर्व इसी तरीके को अपना लिया गया। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो ये था हमारा चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया है और ये इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आप लोगों को देखने हैं। ये ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर करने से आप लोगों को पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। और ये कुछ उपयोगी शब्द तथा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि मैंने आपको बताया जो भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। ये इनको कईयों ने तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये भुज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। इसके बाद क्या आता है? अभिलेख। अभिलेख पत्थर के टुकड़ों पर राजाओं ने अपने जो लड़ाई के उल्लेख होते थे वो लिखवाते थे। कुछ अन्य राजा के अलावा कुछ अन्य लोग भी ऐसे थे जो अभिलेख लिखवाया करते थे। इसके बाद आता है पुरातत्व इतिहासकार। पुरातत्व इतिहासकार किसे कहते हैं? जो इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। और अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, यानी पांडुलिपि का अर्थ निकालना। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर यानी मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां तथा कुछ महत्वपूर्ण शब्द। और ये इसके 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको ज़रूर से लगाइएगा। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, पीडीएफ एंड अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? क्रैक कोऑर्डिनेशन विद RSR। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।